चलिए आप लोग क्लास 10वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि हम आज दूसरा चैप्टर का लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइन प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। देखिए 100 महत्वपूर्ण का चाहिए ऑनलाइन प्रश्न है, जिससे एग्जाम में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। एक भी सवाल जो कहते हैं ना, आप लोग जल्दी से जल्दी माह स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो जब भी यूट्यूब पर जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टाइम को नहीं गवाते हैं, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत तो आगे क्लास में हम लोग करते ही रहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि श्वसन क्या है। हम लोग का चैप्टर ही है कि श्वसन क्या है। ये सब्जेक्टिव में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखिएगा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। मतलब सांस जो लेते हैं उसे भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही सांस लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, श्वसन में मुख्यतः किस पदार्थ का अपघटन होता है। तो उत्तर में है ग्लूकोज का क्या होता है, अपघटन होता है। अब तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम सांस लेते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, उत्तर में लिखिए एटीपी में ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चौथा नंबर आप लोगों का प्रश्न है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो उत्तर में देखिए, उत्तर में है एडोनेसिन ट्राइफास्फेट होता है। इसे आप लोग कॉपी पे लिखते रहिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कॉपी पे लिखते रहिए। ऑनलाइनर ऐसा क्वेश्चन 100 को कोई नहीं कराएगा, वो भी चैप्टर वाइज। पहला 5वां नंबर प्रश्न देखिए, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। कोशिकीय श्वसन कोशिका में होगा। छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। उत्तर में C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। आप लोग बताइएगा कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, श्वसन के मुख्य कितने होते हैं, मुख्यतः कितने होते हैं। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा गया है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। मतलब श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन एक अवायवीय श्वसन होते हैं। 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वायवीय श्वसन किस की उपस्थिति में होती है। मतलब जो वायवीय श्वसन होता है वह किसकी उपस्थिति में होती है। तो उत्तर में देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। नौवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहते हैं नौवां नंबर प्रश्न क्या है कि अवायवीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है। तो उत्तर में लिखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक उपस्थिति होता है जहां आप प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जहां पहुंच जाते हैं उसे उपस्थिति कहते हैं, और जहां आप नहीं पहुंच पाते उसे अनुपस्थिति कहते हैं। 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या है। तो उत्तर में लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। आप लोग जुड़े रहिए, अभी तक जुड़े हैं ना, लगभग 100 प्रश्न कराएंगे। जो ये प्रश्न कर लेगा ना जी, उसको एग्जाम देने जाएगा ना तो एक बार सिर्फ पढ़ कर चल जाएगा अपना नोट्स, उसको दोबारा फिर उस चैप्टर को रिवाइज नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। यूट्यूब पर भी देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो उत्तर में देखिए, ग्लूकोज से पायूरेट में टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जैसे ग्लूकोज है जो पायूरेट में टूट जाता है उसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। 12वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो उत्तर में देखिए, कोशिकीय द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। आप लोग बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक का खोज किसने किया था। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ग्लूकोज से कितने पायूरेट बनते हैं। तो उत्तर में देखिए, 2 गो पायूरेट बनता है एक ग्लूकोज से। और 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ग्लूकोज कितने कार्बन का यौगिक है।
तो उत्तर में 6 कार्बनों का क्या होता है, यौगिक होता है। आप लोगों को जुड़े रहिए, 100 प्रश्न करवाएंगे, वो भी ऑनलाइनर के रूप में। टाइम ज़्यादा लग जाए तो लग जाए, लेकिन वन लाइनर 100 प्रश्न करवाएंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, पाइरूवेट कितने कार्बन का यौगिक है। तो उत्तर में 3 कार्बन का पाइरूवेट यौगिक है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन आवश्यकता होता है। नहीं, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में टूटता है, उसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ऊपर भी बताए उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है जी, तो नहीं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो पाइरूवेट होता है। 18 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप लोग बताइएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। और 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे शरीर में, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो एटीपी का बनना होता है। अब 20वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किसके होता है, किसमें होता है। तो उत्तर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या होती है, पूर्णतः होती है। आप लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। आप लोग इसे कॉपी पे लिख रहे हैं ना जी, आप लोग नोट्स बनाकर जरूर भेजिएगा। हाँ, और आप लोग का ये पीडीएफ आप लोग को मोबाइल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम अंतिम में बताएंगे कि कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करें फ्री में। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कहते हैं वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा क्यों मिलती है। उत्तर देखिए, क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय श्वसन में, इसलिए वायवीय श्वसन से अधिक क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। 22वां नंबर प्रश्न की ओर देखिए, इससे अवायवीय श्वसन में क्या बनता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, उससे क्या बनता है। तो उत्तर में देखिए, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है जी, तो ईस्ट में कैसे, तो वायवीय श्वसन से बनता है। और 23वां नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। ईस्ट में किण्वन विधि के द्वारा होता था। किण्वन किसके द्वारा होता है, तो वायवीय श्वसन द्वारा होता है ईस्ट में किण्वन। हम लोग अब बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किण्वन में कौन सी गैस निकलती है। तो उत्तर में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, तो किण्वन से गैस निकलती है। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट किस में बदल जाता है। तो उत्तर में देखिए लैक्टिक अम्ल। जैसे हमारे जब भी धोगते हैं, धोगने के बाद हमारा पैर दर्द करने लगता है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा पैर दर्द करने लगता है। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्या होता है। लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्या होता है। उत्तर में मांसपेशियों में थकान और दर्द होने लगता है। लैक्टिक अम्ल जैसे ही भी बताएं कि लैक्टिक अम्ल जम जाती है तो हमारे पैरों में दर्द होने लगती है। अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कैसी होती है। तो उत्तर में लिखिए अपेक्षाकृत कम होती है। अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है बहुत कम होती है। 28 नंबर प्रश्न, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, उसमें ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। तो उत्तर में देखिए एटीपी के रूप में रहता है। आप लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है। वन लाइन क्वेश्चन है, लिखते चलिए, हम बार बार बोलते जा रहे हैं। जो आज मेहनत करेगा कल वही खुशी मनाएगा, क्योंकि आज आपके पास मजबूरियां हैं। अगर आप मन लगा कर पढ़िएगा तभी आप अच्छा कर सकते हैं। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं। तो मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं। 31 नंबर प्रश्न की ओर देखिए, श्वसन तंत्र में वायु सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है। तो नासिका से प्रवेश करती है। आप लोग बताइएगा कि भोजन किस अंग के द्वारा सबसे प्रथम बार ग्रहण किया जाता है। और हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नासिका क्या होता है, नासिका का क्या कार्य है। तो उसका है वायु को छानना, गर्म करना और नम करना इसका मुख्य कार्य होता है।
हम लोग अब पढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, नासिका के बालों का क्या कार्य होता है। जो हमारे नाक में बाल होता है उसका काम क्या होता है, तो धूल कण को रोकने का कार्य करता है। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, श्वास नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि श्वास नली किससे विभाजित होती है। जो सांस लेने वाली जो नली होती है किससे विभाजित होती है, तो दो श्वास नलियों में विभाजित हो जाती है। आगे चलकर इसको थ्योरी हम पढ़ाएंगे भी, अभी हरवाई ना क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे ना जी, उसमें पूरा हम थ्योरी पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 36 है कि श्वास नली आगे किसमें विभाजित हो जाता है। श्वास नली आगे जाकर किसमें विभाजित हो जाता है, श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। और श्वास नलिका कहाँ पर जाती है ये सब बता देंगे। आप लोग देखिए 37 नंबर प्रश्न देखिए जो आपके लिए भी आई है कि फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। देखिए तो वायु कोशिकाओं से का से फेफड़ा में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आप लोग देखिए 38 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल क्या कहता है कि वायु कोशिका किससे घिरे होते हैं, कि रक्त की कोशिकाओं से जो होते हैं वायु कोशिका होते हैं से घिरे होते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 39 नंबर प्रश्न देखिए, वायु कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है। उत्तर में देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करना। कहते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या कार्य क्या करता है। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो उत्तर में हीमोग्लोबिन। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न करता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर में लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप लोग बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाती है। ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है, कार्बन आप लोग बताइएगा, हम नहीं बता सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के किस अंग के द्वारा बाहर निकलता है। आप लोग ऐसे ऐसे छोटे सवाल गलत करके आइएगा। फेफड़ा के द्वारा हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाहर निकलती है। और पेड़ पौधे से कौन सा गैस निकलता है, आप लोग कॉमेंट करके बताइए जल्दी से। अब हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गैस का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है, तो विसरण से होता है। 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से कहाँ जाती है, तो रक्त में जाती है। 45 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से कहाँ जाती है, तो रक्त में जाती है। अब बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में कहाँ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रक्त में कहाँ जाती है, तो वायु कोष्ठक में जाती है। अब हम लोग 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वायु कोष्ठक की संख्या अधिक होने का क्या लाभ है। कहते हैं प्रश्न नंबर 47 है कि वायु कोष्ठक की संख्या अधिक होने से क्या लाभ है, तो उत्तर में देखिए गैसों का आदान प्रदान के लिए अधिक सतह क्षेत्र मिलता है। क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान के लिए अधिक सतह क्षेत्र मिलता है। 48 नंबर प्रश्न देखिए जो आपको लिए अच्छा है, श्वास लेना क्या कहलाता है। सांस लेना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। प्रश्न नंबर 49 देखिए श्वास छोड़ना क्या कहलाता है, मतलब सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आधा प्रश्न कर चुके हैं, अभी 50वां नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद और 50 प्रश्न करवाएंगे ऑनलाइन इसी सब्जेक्ट में और इसी चैप्टर में करवाएंगे, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो अगर गलत हो जाता है ना एग्जाम में तो आप लोग कॉमेंट करिएगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अंतःश्वसन में क्या डायफ्राम कैसा होता है, तो संकुचित नीचे की ओर हो जाता है। 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निश्वसन के समय डायफ्राम कैसा होता है। उत्तर देखिए
शिथिलित होकर ऊपर की ओर हो जाती है। क्या होती है? शिथिलित होकर ऊपर की ओर क्या होती है? ऊपर शिथिलित होकर ऊपर की ओर हो जाती है। आप लोग लिख रहे हैं कि ना जी? लिखते रहिए, लिखते रहिए। आप लोग देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? डायफ्राम कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा के नीचे। जो हमारी डायफ्राम होती है, डायफ्राम में कितनी हड्डियां होती है ये बताइएगा कमेंट कर कर आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न की ओर। कहते हैं प्रश्न क्या कहते हैं? अंतःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? कहते हैं जो अंतःश्वसन होता है उसमें वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? तो बढ़ जाता है। 54 नंबर प्रश्न के देखिए, निःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? तो घट जाता है। निःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? घट जाता है। अंतःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। अब 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न, अंतःश्वसन में फेफड़े का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। आप लोग कहेंगे कि हंस रहे हैं क्यों? क्योंकि हंस रहे इस चलते कि आप लोग अभी तक मन लगा के पढ़ रहे हैं। अब आप एक एक याद कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इसका निश्चिंत रहिए। 56 नंबर प्रश्न देखिए, निःश्वसन में फेफड़ा का दाब कैसा होता है? तो उत्तर में देखिए वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। निःश्वसन में जो होता है फेफड़ा का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन में पसलियों की क्या भूमिका होती है? तो उत्तर में देखिए वे वक्ष गुहा से आयतन की बढ़ने में सहायता करती है। क्या कहती है? ये वक्ष गुहा से आयतन में क्या करती है? बढ़ने की सहायता करती है। 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? हाँ, पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। आप बताइएगा कि पौधे में कौन सा श्वसन होता है? तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किससे होता है? तो रंध्र के द्वारा। रंध्र में क्या पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। 60वां नंबर प्रश्न देखिए, रंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अस्टोमाटा कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारे पौधों में पाया जाता है। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधा रंध्र के द्वारा ही करते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग रोक रोक कर लिखते चलिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, पौधे में तने में गैसों का आदान प्रदान की संरचना क्या कहलाती है? तो वाटरंध्र कहलाती है। सॉरी जी, पौधे में तने के गैसों का आदान प्रदान संरचना क्या कहलाती है? तो वाटरंध्र कहलाती है। कहते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो जड़ होती है उसको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? मिट्टी में उपस्थित वायु से क्या होती है? जो पेड़ पौधा जड़ के जो अंतिम होता है मूल, वह काची होती है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है। 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जड़ में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से प्रवेश करती है? उत्तर में देखिए विसन की विधि के द्वारा जड़ में ऑक्सीजन प्रवेश करती है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है कि पौधा में श्वसन कब होता है? उत्तर दिन और रात दोनों समय पौधे में श्वसन की क्रिया होती है। 66 नंबर, दिन में बताइएगा कि पेड़ पौधे कौन सी गैस को उत्सर्जित करते हैं। 66 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण और श्वास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर में देखिए प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है जबकि श्वास में भोजन को ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन को क्या होता है? बनता है, और श्वासन में भोजन से ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन से ऊर्जा मुक्त करना मुख्य रूप से श्वसन का मुख्य कार्य होता है। हम लोग 67 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अब हम अपने मंजिल के करीब है। 100वां नंबर प्रश्न की ओर बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आप लोग अब देखते रहिए। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एटीपी को ऊर्जा मृदा क्यों कहते हैं?
एटीपी को क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी ऊर्जा को संग्रहित और उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। अब 69 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग से होती है? तो उत्तर में माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। एटीपी का मुख्य निर्माण किस कोशिकांग से होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। आप लोग पढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर में ऊर्जा के लिए आवश्यकता क्यों होती है? शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए तो। उत्तर में देखिए, वृद्धि के लिए, गति के लिए, मरम्मत और जीवन क्रिया के लिए हमें क्या होती है? शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 71 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो उत्तर में देखिए, ऊर्जा मुक्त करने वाली उपापचयी प्रक्रिया है। कहते हैं श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऊर्जा मुक्त करने वाली एक उपापचयी प्रक्रिया है। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या श्वसन केवल मनुष्य में होता है? तो नहीं। उत्तर में देखिए, नहीं, सभी जीवित कोशिका श्वसन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे में कौन सी श्वसन होती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम अगले क्लास, जो पिछले क्लास है पोषण, उसमें हम बता चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर सारा वीडियो लाइन बाय लाइन जाते रहता है। देखिए 73 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वसन में भोजन का क्या होता है? श्वसन में भोजन का क्या होता है? उत्तर में देखिए, भोजन का अपघटन होकर ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? भोजन मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। 74 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 74 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है कि फेफड़ा में वायु कोष्ठकीय को क्या कहते हैं? तो उत्तर में देखिए, वे गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान होता है। क्या होता है? यह गैसों का आदान प्रदान का मुख्य स्थान होता है। 75 नंबर प्रश्न देखिए, वायु कोष्ठक की दीवार कैसी होती है? तो बहुत पतली होती है। कैसी होती है जी? तो बहुत पतली होती है। क्या होती है? बहुत पतली होती है। हम लोग आगे वाला प्रश्न पढ़ते हैं 76। कहते हैं वायु कोष्ठिका में रक्त कोशिकाएं क्यों होती है? कहते हैं जैसे वायु कोष्ठक होती है, उसमें रक्त कोशिका क्यों होती है? तो गैसों के तीव्र गैसों के तीव्र आदान प्रदान के लिए क्या होती है? वायु कोष्ठक होना जरूरी है। 77 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन में रक्त की क्या भूमिका होती है? हमारे जो सांस लेते हैं उसमें रक्त की क्या भूमिका होती है? तो उत्तर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक और CO2 को फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो श्वसन करता है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 79 प्रश्न की ओर, जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग बहुत अब करीब पहुंच चुके हैं। आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप मेहनती स्टूडेंट हैं। आपको देखने से अच्छा लगता है कि आप पढ़ने वाले हैं। आप ऐसे ही, आप जितने प्रश्न बताएं इसको कॉपी पर उतार कर और पढ़ लीजिए। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट लगाइएगा, उसके बाद बताइएगा हमें कि कैसा आपको महसूस होता है कमेंट में। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य में श्वसन की दर कब बढ़ जाती है? व्यायाम या अधिक शारीरिक गतिविधि के समय क्या चीज होती है? मनुष्य में श्वसन की दर बढ़ जाती है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं उस समय हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। 80 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यायाम के दौरान अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? मांसपेशियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है। मांसपेशियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? आवश्यकता होती है। 81 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अत्यधिक व्यायाम में मांसपेशियों में कौन सा पदार्थ जमा हो सकता है? तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, ईस्ट का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो किण्वन की प्रक्रिया में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। हम लोग 82 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग जल्द से जल्द 100 क्वेश्चन कर चुके होंगे, मतलब 100 प्रश्न कर लेंगे। 83 नंबर प्रश्न देखिए, श्वसन की पहली अवस्था क्या है? तो उत्तर में ग्लाइकोलाइसिस है। 84 नंबर प्रश्न देखिए, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो उत्तर में देखिए,
कोशिका के द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरोसिस का पूर्ण अपघटन होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, समझे। अब 86 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? नहीं, अवायवीय लिखा है तो नहीं, लेकिन वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हाँ, एकदम हाँ होगा, याद रखिएगा सब। देखिए कितना भी आई है। 88 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो हमारे शरीर में कौन सी गैस ग्रहण किया जाता है? 90वां नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में फेफड़े किस गुहा से स्थित होती है? तो वक्ष गुहा से क्या होती है? स्थित होती है। 90 नंबर प्रश्न, मनुष्य के फेफड़े में किस गुहा से स्थित होती है? तो वक्ष गुहा से प्रवेश होती है। अब हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 91 नंबर प्रश्न देखिए, श्वसन तंत्र का मुख्य गैस विनिमय स्थल कौन सा है? तो वायु कोष्ठक है। 92 नंबर प्रश्न देखिए, कहते हैं वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन का प्रवेश किस प्रक्रिया से होती है? तो विसरण के प्रक्रिया से होती है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किस दिशा में विसरित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड किसके दिशा में चलती है? तो उत्तर में देखिए, रक्त से वायु कोष्ठक की ओर चलती है। और 94 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन किस दिशा में विसरित होती है? तो उत्तर में देखिए कि वायु कोष्ठिका क्या होता है? वायु कोष्ठिका से रक्त की ओर चलती है। क्या होती है? वायु कोष्ठिका से क्या होती है? रक्त की ओर चलती है। और 95 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण है? तो उत्तर में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं 96 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहता है? ग्लूकोज के टूटने से सबसे पहले क्या बनता है? तो पाइरूवेट बनता है। 97 नंबर प्रश्न देखिए, वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का क्या होता है? तो उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। वायवीय श्वसन में पाइरूवेट के क्या होता है? तो उसका पूर्ण श्वसन हो जाता है। 98 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसके बाद 100 प्रश्न की ओर बढ़ गए। 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट का क्या होता है? तो उत्तर में देखिए, यह अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्पाद में बनता है। अलग अलग जीव में अलग अलग उत्पाद बनाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न की ओर। श्वसन से प्राप्त एटीपी का उपयोग किस में होता है? तो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में होता है। 100वां नंबर प्रश्न जी, अंतिम प्रश्न और समाप्त प्रश्न करते हैं। वो भी एक चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरा नंबर चैप्टर बायोलॉजी का, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। आज इसके बाद एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप लोग यहाँ तक देखें तो देखिए 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं, श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो भोजन से ऊर्जा का मुक्त हो जाना का जो होता है श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। तो देखिए आप लोग का यहाँ पर क्लास होता है इंड, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? क्लास समाप्ति की ओर बढ़ जाती है। ऐसे ही जुड़े रहिए, हम चैप्टर वाइज लगभग हर चैप्टर से 100 गोल लेकर के आएंगे, वो भी 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे आप एग्जाम में 2027 में जो एग्जाम दीजिएगा 2027 में दीजिएगा, इसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका हम गारंटी लेते हैं जी, गारंटी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए ऐसे तैयार बनाने के लिए अगर हमसे जो गलती होती है उसको कमेंट जरूर करिए, अगर हम यहाँ पर गलती करते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके उस गलती को सुधार करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। आप लोग को जल्द बता देंगे कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक ना, ये जो PDF है ना, इसका कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा ले सकते हैं, बता देंगे, हड़वाइए नहीं। ठीक है जी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।